सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर्स एकेडमी। मैं आपका मैथ्स टीचर। शुरू किया था हमने क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन में फंक्शन, जिसके हमारी 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा 5th लेक्चर होने वाला है, जो कि हमारे कुछ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर होने वाला है। जो हमारे कौन कौन से फंक्शन है? स्क्वायर रूट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। इसी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं। फिर हमारा मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन के बारे में आज की लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा होने वाला है स्क्वायर रूट फंक्शन। सबसे पहला हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है? स्क्वायर रूट फंक्शन आइए जानते हैं, एकदम बेसिक से जानेंगे। उनके ग्राफ को समझेंगे, डोमेन को समझेंगे एंड रेंज को समझेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे कि अगर मैंने कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स इजल टू, मैंने फंक्शन ले लिया, मैंने कुछ एफ एक्स इजल टू फंक्शन ले लिया, रूट एक्स फंक्शन, एफ एक्स इजल टू कुछ रूट एक्स फंक्शन लिया। इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं? ऐसे y इजल टू रूट एक्स भी कह सकते हैं, y इजल टू कुछ रूट एक्स फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दीजिए बेटा, तो ये रूट के अंदर वैल्यू है, ये x हमारा क्या है? रूट के अंदर। और आपको पता है कि रूट के अंदर वैल्यू हमारी क्या नहीं हो सकती है? निगेटिव नहीं हो सकती। अगर रूट के अंदर वैल्यू कोई भी हमारी निगेटिव हो जाती है तो वो ऐसा नंबर हमारा क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो अगर मैं आपको बता दूं, एकदम बेसिक से अगर हम इसको समझे, तो अगर ये जो y की वैल्यू है ये हमारी आउटपुट है, ये हमारी क्या है बेटा? आउटपुट है। और ये जो x की वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी? इनपुट हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा? इनपुट हो जाएगी। अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट रखता हूँ, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ रखूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, तो हमें y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी। तो इनपुट में क्या रख रहा हूँ? x की वैल्यू, कुछ x की वैल्यू मैं पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा और हमें कुछ आउटपुट हमें मिल जाएगा, है कि नहीं? तो y हमारा जो आएगा वो आउटपुट आएगा। तो y हमारा क्या हो जाता है? आउटपुट। मतलब f(x) हमारा कुछ आउटपुट है और रूट x हमारा कैसा है? कुछ इनपुट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, इस x की प्लेस पे हम कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। अगर मैं कोई निगेटिव वैल्यू पुट करूंगा बेटा, तो आपको पता है जैसे मैंने -1 पुट कर दिया, तो ऐसा नंबर तो हमारा कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो हम निगेटिव वैल्यू रूट के अंदर आनी ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो हमारा निगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं, -2, -1, -3, नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं रख पाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो आपने यहां से सबसे पहले स्क्वायर रूट फंक्शन में हमें ये पता होना चाहिए कि इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द स्क्वायर रूट फंक्शन, ऑफ द स्क्वायर रूट फंक्शन नेवर बी निगेटिव, नेवर बी निगेटिव। क्या नहीं हो सकता है बेटा? निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप कंडीशन जान गए, अगर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर अगर हम रखेंगे तो वो नंबर हमारा कैसा बन जाएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो हम कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। आइए अब चेक करते हैं इसके डोमेन ऑफ फंक्शन को। डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन अगर देखा जाए इसका, तो निगेटिव वैल्यू तो हम कोई भी पुट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान लगा के बेटा समझिए कि निगेटिव -1 रख दिया अगर मैंने, या -2 रख दिया, या -3 रख दिया, तो ये सारे नंबर हमारे कैसे बन जा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जा रहे हैं। तो रूट के अंदर तो निगेटिव नहीं हो सकता है, रूट के बाहर निगेटिव हो सकता है, लेकिन रूट के अंदर हमारे कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब निगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। तो हमारे सारे निगेटिव इंटीजर्स तो कट जाएंगे, है कि नहीं? सारे नेगेटिव वैल्यू हमारी कट जाएगी। तो स्टार्ट हम रख क्या सकते हैं? मिनिमम से मिनिमम वैल्यू x की क्या रख सकते हैं? अब बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ पे कि डोमेन ऑफ, अगर डोमेन ऑफ फंक्शन जानना है तो हमें x की वैल्यू, इनपुट ही तो डोमेन कहलाएगी, और हमारी जो आउटपुट आएगी हमारी रेंज कहलाएगी, है कि नहीं? तो इनपुट हम क्या क्या रख सकते हैं? तो आप जान पा रहे हो कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, क्योंकि निगेटिव तो कोई भी नहीं रख सकते, ना -1, -2, -3 ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते। क्या रख सकते हैं हम लोग? 0 रख सकते हैं। सबसे छोटा 0 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ऐसे हम सारी वैल्यू, √4 रख सकते हैं। ऐसे हम लोग निगेटिव वाली वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू रख सकते हैं। और सबसे छोटी 0 से, 0 कैसी है? इंक्लूडिंग है। तो हम लोग सबसे छोटी वैल्यू जो रख रहे हैं वो 0 से रख रहे हैं, और 0 इंक्लूडिंग। ठीक है, 0 इंक्लूडिंग है तो हमारा कैसा ब्रेकर लग जाएगा? इंक्लूडिंग वाला। और कहां तक रख सकते हैं? पॉजिटिव इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये हमारी डोमेन ऑफ फंक्शन पता चल गया। तो स्क्वायर रूट का जो डोमेन ऑफ फंक्शन होता है वो 0 से इंफिनिटी होता है। रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि रूट के अंदर हमारी कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल होती नहीं है। ऐसे नंबर हमारे क्या बना देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते
हैं, अगर निगेटिव वैल्यू रखूंगा तो हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए फिर रेंज समझते हैं बेटा, रेंज ऑफ फंक्शन, इसका रेंज क्या हो जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए बेटा कि अगर मैं यहाँ पे क्या रूट के अंदर ये y इक्वल टू है रूट एक्स है, y इक्वल टू रूट एक्स है, ये हमारा क्या है इनपुट है, ये हमारा क्या है आउटपुट है। तो अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, सबसे छोटी वैल्यू मैं 0 रख सकता हूँ। तो y पे अगर मैंने x की वैल्यू अगर 0 रख दी तो ओवरऑल y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर मैंने रूट में 1 रख दी तो ये 1 दे देगा, अगर मैं यहाँ पे रूट में 4 रख दूंगा तो ये वैल्यू हमारे क्या दे देगा, 2 दे देगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर प्लस माइनस भी तो देगा, तो आपको मैं बता दूं कि हमने जब इनपुट ही निगेटिव नहीं रखा है तो आउटपुट निगेटिव आ ही नहीं सकता है कि नहीं। निगेटिव हमने जब इनपुट ही नहीं रखा है तो आउटपुट हमारा निगेटिव आ नहीं सकता है, तो हमारी जो वैल्यू आएंगी सारी पॉजिटिव में आती जाएगी। और सबसे छोटी वैल्यू क्या देगा आउटपुट, 0, फिर 1, फिर 2, और शायद अगर रूट 9 होगा तो 3, तो ऐसे बढ़ता जाएगा और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक वैल्यू देगा, है कि नहीं। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि रेंज ऑफ हमारा फंक्शन क्या बनने वाला है। तो रेंज ऑफ फंक्शन बेटा ये भी 0 इंक्लूडिंग, क्योंकि 0 आ सकता है, आउटपुट में 0 आ सकता है। तो 0 से लेके कहां तक आ रहा है बेटा, 0 से लेके हमारा इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट तक हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो रेंज और डोमेन हमने समझ लिया कि हमारे स्क्वायर रूट फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब इसके ग्राफ की ओर चलते हैं। ग्राफ भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ऐसे आप छोड़ नहीं सकते हो ग्राफ को, ठीक है। क्योंकि आपको बारे में ग्राफ पता होगा तो आपको मैं अभी जब 1 1 और ऑन टू फंक्शन बताऊंगा ना, तो 1 1 फंक्शन को चेक करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा बेटा, ग्राफ देखोगे तुरंत ही हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तुरंत बता दोगे 1 1 फंक्शन है या फिर ऑन टू मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। चलिए फिर ध्यान रखिएगा, आइए ग्राफ देखते हैं इसका बेटा। ये हमारा कुछ y एक्सिस है, ये हमारी कुछ x एक्सिस है। सर ये सब तो मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है बेटा आपको पता है। अगर आप देखिए तो डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे क्या होता है, x की वैल्यू होती है, डोमेन ऑफ फंक्शन हमारी कहती है x की वैल्यू होती है, और रेंज ऑफ फंक्शन हमारी क्या होती है, y की वैल्यू होती है। तो अगर मैं कह रहा हूं डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा क्या है, तो शायद माइनस इन्फिनिटी इधर होता है, अगर x एक्सिस में माइनस इन्फिनिटी इधर होता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट इधर होता है, फिर इधर देखिए इधर पॉजिटिव होता है y, इधर निगेटिव होता है y। इतना क्लियर है, समझ गए। अगर आप देखिए तो डोमेन ऑफ फंक्शन स्टार्ट कहां से हो रहा है, डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब x की वैल्यू हमारी कहां से, मिनिमम सबसे छोटी x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो 0 यहाँ पे है कहीं बेटा, 0 यहाँ पे है, तो x की वैल्यू 0 है, और 0 से कहां जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है। कैसे इनफाइनाइट जा रही है, पॉजिटिव इनफाइनाइट जा रही है। तो हम कहेंगे कि 0 से इनफाइनाइट x वैल्यू हमारी पॉजिटिव इनफाइनाइट इस तरफ है, तो 0 से इनफाइनाइट इस तरफ की हो जाएगा, ठीक है। और हमारा रेंज क्या देगा, मतलब आउटपुट क्या देगा, तो 0 से इनफाइनाइट ये भी दे रहा है, तो y 0 से इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट ऊपर की तरफ होता है हमारा, है कि नहीं। तो हमारा ग्राफ कैसा जा रहा होगा, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको पता है कि 0 पे 0 आउटपुट आ रहा था, जब हम लोग इसकी वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 पे 1 आ जाएगा, तो 1 पे 1 आ जाएगा, फिर 4 पे क्या आ जाएगा, 4 पे हमारा 2 आ जाएगा, फिर ऐसे करते हुए हमारा क्या करेगा, ऊपर की ओर जाता रहेगा। तो ऐसे ग्राफ हमारा जा रहा होगा, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ग्राफ हमारा कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। और ये जो फंक्शन का ग्राफ है ये हमारा किसका है, रूट एक्स का है, y इक्वल टू क्या है, रूट एक्स का ग्राफ है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो हमारा y इक्वल टू कुछ रूट एक्स का ग्राफ है। क्लियर है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए कि स्क्वायर रूट फंक्शन हमारा क्या होता है, y fx इक्वल टू कुछ रूट x फंक्शन होता है, या इसको हम लोग y इक्वल टू मतलब fx को हम लोग y में कंसीडर करते हैं, तो fx इक्वल टू चाहे y कह लो, y इक्वल टू रूट x फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जहां पे ये y की जो वैल्यू होती है आउटपुट होती है, और x की वैल्यू क्या होती है, इनपुट। मतलब हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी, मतलब आउटपुट आएगी। क्लियर है, अच्छी बात है। फिर हमने क्या जाना कि इनपुट और एंड आउटपुट जो हमारा हो सकता है स्क्वायर रूट फंक्शन का, वो हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, रीजन आपको दिया कि अगर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो कैसी बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी, और इसीलिए हम लोग कोई भी यहाँ निगेटिव वैल्यू नहीं पुट करेंगे। और कॉमन सी बात है बेटा, जब निगेटिव वैल्यू पुट ही नहीं किया तो आउटपुट भी हमारा कैसा नहीं आया, निगेटिव नहीं आ सकता। समझ में आ गया, अच्छी बात है। फिर डोमेन ऑफ फंक्शन में देखा क्या क्या हो सकता है, शायद पॉजिटिव पूरी वैल्यू हो सकती है 0 से लेके, तो 0 से इनफाइनाइट हमारा क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया। और रेंज ऑफ फंक्शन हमारा क्या निकल गया है, जब हमने 0 से इनफाइनाइट रखा तो हमारा रेंज भी 0 से इनफाइनाइट आ गया। क्लियर है, तो हमने ग्राफ देख लिया, इसका समझ में आ गया होगा आपको, वेरी गुड, इसको नोट कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या नेक्स्ट है हमारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में सोचते हैं, नोट हो गया होगा, वेरी गुड। पढ़ते चलिए बेटा, आपकी कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं,
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आपने 11th नहीं पढ़ रखा है, कोई बात नहीं, मैं आपके जो जो टॉपिक्स 11th के जो यूज होंगे 12th में वो सारे मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये, बाकी 11th में इसको आपको पढ़ाया गया था, ग्राफ आपके 11th में थे, है कि नहीं, इसी वजह से मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। चलिए फिर हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, ये हमारा कुछ ऐसे होता है, y इक्वल टू ए की पावर x, y इक्वल टू क्या है, a की पावर x, मतलब fx इक्वल टू a की पावर x, ऐसे भी कह सकते हो। तो मैंने y ले लिया है, y इक्वल टू क्या है, a की पावर x, a की पावर x। अगर आप ध्यान दीजिए बेटा, तो ये जो x आपको दिख रहा है ना, ये जो x आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कहते हैं, इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते हैं, या तो हम इसको क्या कहते हैं, पावर भी कहते हैं ना, ये किसी की पावर में तो पावर भी कहते हैं, और क्या हो सकता है, इसको एक इंडेक्स भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कहते हैं, पावर कहते हैं, और इंडेक्स भी कहा जाता है। फिर ये जो आपको नीचे वैल्यू दिख रही है a, तो ये हमारा क्या है, इसको हम लोग बेस कहते हैं, क्या है ये हमारा बेस है। क्लियर, अच्छी बात है। जैसे a की पावर x के फॉर्म में है ना, y इक्वल टू क्या है, a की पावर x है, तो जो ऊपर x लिखा हुआ है ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, पावर है, या फिर इंडेक्स कह सकते हैं, और जो ये नीचे a है ये हमारा क्या है, बेस। क्लियर है इतनी बातें। चलिए फिर आगे आपको मैं कुछ कंडीशन दे देता हूँ, इसको मैं बता दूं आपकी कि a की वैल्यू हमारी क्या नहीं हो जाएगी, a की वैल्यू हमारी 0 नहीं हो सकती है, a की वैल्यू हमारी क्या नहीं हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, बस 1 नहीं हो सकती, a की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होगी, बस हमारी 1 नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये कंडीशन आपको इसकी याद रखनी है, इसको मैं आपको रीजन भी दूंगा। ठीक है, तो a की वैल्यू जो होगी वो हमारी 0 से बड़ी होगी, बस हमारा a 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सारी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, तो बेस हम कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको मैं पहले इसको कंडीशन समझाते भी चलूं, फिर इसका डोमेन रेंज बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे डोमेन और रेंज, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए समझाना मैं क्या चाह रहा हूं आपको, आप ध्यान दीजिए, समझाना मैं आपको चाह रहा हूं, एक सेकेंड, लाइन थोड़ी उधर हो गई, फिर अभी कट हो जाएगा, दिखेगा। हाँ देखिए, अब जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, जैसे y इक्वल टू आपको क्या दे दिया है, y इक्वल टू आपको दे दिया है a की पावर x। अगर मैं कह रहा हूं इसी a को, बेस को हम क्या कंसीडर कर ले, कुछ वैल्यू 2 कंसीडर कर लेते हैं, मैंने कुछ कंसीडर कर लिया, y इक्वल टू कुछ क्या है, ये 2 की पावर x है, मान लीजिए y इक्वल टू क्या है, 2 की पावर x है। तो बेटा इनपुट क्या है, तो इनपुट आपका क्या है, इनपुट सर हमारा x है, इनपुट क्या है बेटा, बच्चा कह रहा है बेटा सर हमारा इनपुट हमारा x है, और आउटपुट हमारा क्या है, y, आउटपुट हमारा क्या है, y है। अच्छा, x की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो सर पावर में है तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे कि आइए देखते हैं, जैसे बच्चा कह रहा है कि y इक्वल टू 2 की पावर सर हमने 1 रख दिया, ठीक है, y इक्वल टू 2 की पावर मैंने 2 रख दिया, y इक्वल टू 2 की पावर मैंने 3 रख दिया, ऐसे करते 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 y इक्वल टू मैंने क्या रख दिया, 2 की पावर इंफिनिटी रख दिया, क्या रख दिया, 2 की पावर इंफिनिटी। हम कोई भी ऐसे पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा, निगेटिव में रख सकते हैं, हाँ सर y इक्वल टू हमने क्या रख दिया, निगेटिव में रख सकते हैं, 2 की पावर -1 रख सकते हैं, y इक्वल टू क्या, 2 की पावर -2 रख सकते हैं, y इक्वल टू क्या, 2 की पावर -3 रख दिया, ऐसे करते 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 y इक्वल टू क्या रख दिया, 2 की पावर -इंफिनिटी रख दिया, सारी वैल्यू रख दिया। ये हमने x की वैल्यू रखा, मतलब इनपुट की वैल्यू रखा, इनपुट की वैल्यू रखा। ठीक है, तो इनपुट हम क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे पूरा पॉजिटिव हमारे नंबर्स, फिर हमारे निगेटिव नंबर, और क्या जीरो, हाँ जीरो भी देख लीजिए, जीरो भी रख सकते हैं, मैंने कुछ ले लिया, y इक्वल टू 2 की पावर क्या, 0, ये हमारा कुछ फंक्शन था। ठीक है, ये हमारा कुछ फंक्शन था। अगर मैं इस पे आउटपुट बेटा चेक करूं, ध्यान दीजिएगा आप, अगर मैं इस पे आउटपुट चेक करूं तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 0 हमारा क्या बन जा रहा है, सर ये तो 1 बन जाएगा, वेरी गुड। 2 की पावर 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 2 की पावर 3 क्या बन जाएगा, सर 8 बन जाएगा, एकदम सही है। ऐसे करते 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 2 की पावर इनफाइनाइट क्या बन जाएगा, अगर 2 की पावर इंफिनिटी है तो इंफिनिटी का एक बड़ा नंबर है, और वो 2 की पावर में है, तो ये और बड़ा नंबर बन रहा है। क्या बन रहा है कि अगर हमारा इंफिनिटी एक बड़ा नंबर है और वो 2 की पावर में है, तो वो और बड़ा नंबर देगा, तो एक बड़ा इंफिनिटी नंबर बन रहा होगा, तो हमारा कुछ इंफिनिट
नंबर बन रहा है, इन्फिनिटी हमारा कुछ बड़ी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा पता चल गया। अगर यहाँ पे आउटपुट देखा जाए, अगर इसका आउटपुट देखा जाए तो 2 की पावर -1 क्या होता है? अरे सर मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे कुछ कंफ्यूज नहीं होना बेटा। 2 की पावर -1 मतलब क्या? 2 की पावर 1/2। 2 की पावर -1 मतलब 1/2 की पावर 1। ये तो हुआ, तो इसका मतलब पता चल गया आपको, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा सर 2 की 1 की अपॉन क्या? 2 की पावर 2, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 1/4। अपॉन में आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा? डायरेक्ट बताइए, 1/8 बन जाएगा। ऐसे करते करते अगर मैं कह रहा हूँ 2 की पावर -इन्फिनिटी क्या बनेगा? 2 की पावर -इन्फिनिटी क्या बनेगा? तो आपको पता है 2 की पावर -इन्फिनिटी क्या बनेगा? ये बन जाएगा सर 1/2 की पावर इन्फिनिटी। हाँ बेटा एकदम सही है, 1/2 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। और 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? एक बड़ा नंबर बनता है, एक बड़ा इन्फिनिटी नंबर बनता है। तो ये बन जाएगा हमारा क्या? 1/इन्फिनिटी। 1/ बड़ा इन्फिनिटी कोई वैल्यू बनेगा। और 1/इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है? अगर आप खुद सोच के देखिए, 1/ मैंने इन्फिनिटी वैल्यू कर दिया, तो ये कुछ भी बड़ी वैल्यू होगी। मान के चलिए 1 लाख है, 2 लाख है, कुछ भी है, 1/1 लाख, 1/2 लाख, ऐसे कुछ बड़ी वैल्यू है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर 1/ ऐसे में मान के चलिए आपको मैं 1000 लेके चलता हूँ, 1000 लेके चलता हूँ, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा? 0.001, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा? मतलब हमारा जीरो से छोटा नहीं जा रहा है, लेकिन एकदम एग्जैक्टली जीरो भी नहीं आ रहा है, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर आ रहा है, जीरो से पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये हमारी कैसी वैल्यू दे रहा है? ये हमें शायद जीरो से बड़ी वैल्यू दे रहा है, मतलब जीरो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो हमारा 1/इन्फिनिटी क्या वैल्यू दे रहा है बेटा? जीरो से बड़ी वैल्यू देगा हमेशा, क्योंकि 1/ में है तो 0.00000 देगा, लेकिन शायद एग्जैक्टली जीरो नहीं देगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं देगा, जीरो से हमें बड़ी वैल्यू देगा। क्लियर है ये बात है? समझ पाए आप? तो जीरो पॉजिटिव वैल्यू देगा, एकदम सही, समझ में आ गया सर? अच्छी बात है बेटा, आ गया समझ में। तो अब आप ध्यान दीजिए कि हमारे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ये इनपुट मैंने क्या क्या रखा। अब यहाँ पे डोमेन हमारा क्या बनता है? इनपुट बनता है। डोमेन हमारा क्या बनता है? इनपुट बनता है। तो एक्स की वैल्यू हमें देखना है, एक्स की वैल्यू क्या क्या आती है? देखो 2 की पावर x, अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू 2 की पावर x था, तो हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते थे? देखो 0 रखा, x की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, फिर ऐसे करते 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 इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक रखा। हाँ सर। फिर निगेटिव में देखो -1 रखा, -2 रखा, -3 रखा, ऐसे रखते रखते माइनस इनफाइनाइट तक रखा। तो सारी देखो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मैंने सारी वैल्यू रखी, सारी वैल्यू रखी है कि नहीं है? तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन क्या बन जाएगा? -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी। समझ में आ गया? हाँ आ गया, क्योंकि आपको यही एग्जांपल में देना चाह रहा था। अगर आप ये चीज अच्छे से समझ गए हैं तो डोमेन रेंज निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम बेसिक से चल रहा हूँ बेटा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया, सारे फंक्शन रट जाएंगे। ये सारे फंक्शन मैं रटाऊंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये सारे फंक्शन आपको रट जाएंगे, बस आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए, एक बार समझ लीजिए इसको, ठीक है। फिर आपने देखा रेंज ऑफ फंक्शन, फिर रेंज ऑफ फंक्शन निकालना है। डोमेन ऑफ फंक्शन तो निकल आया सर। रेंज ऑफ फंक्शन मैंने देखा, ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ ना, ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है, ये हमने रेंज लिखा हुआ ना, मतलब y की वैल्यू क्या बनी, जब x की वैल्यू पुट किया तो सॉल्व करके y की वैल्यू क्या बनी। तो अगर आप देखिए 0 पे 1 दे रहा है, जब 1 रखा तो 2 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया, 3 रखा तो 8 आ गया। मतलब जैसे जैसे मैं बड़ी वैल्यू रखता जा रहा हूँ, x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। y की वैल्यू कैसे जा रही है? बढ़ती जा रही है। x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। फिर हमने देखा निगेटिव वैल्यू भी मैं रख रहा हूँ, तो जब भी निगेटिव वैल्यू रख रहा हूँ तो निगेटिव रखने पे वैल्यू कैसी होती जा रही है? छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। और सबसे छोटी वैल्यू किस पे आ रही है? 2 की पावर -इन्फिनिटी पे आ रही है। क्या आ रही है? कुछ जीरो से बड़ी वैल्यू आ रही है, जीरो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो एग्जैक्टली जीरो तो आ नहीं रही, एग्जैक्टली जीरो तो आ नहीं रही, तो इंक्लूडिंग जीरो तो नहीं कह सकते हैं। क्या इंक्लूडिंग जीरो नहीं है, एक्सक्लूडिंग जीरो, ठीक है। तो जीरो से लेके कहां तक जा रहा है? शायद इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू आ सकती है। क्या? जीरो से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो डोमेन और रेंज हमको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा? डोमेन और रेंज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ये बात क्लियर है। आइए इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, छोटा सा बनाएंगे जिससे जगह कम पड़ रही है। आप ग्राफ देखिएगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। बस ध्यान दीजिए बेटा, लापरवाही नहीं। लापरवाही आप 11वीं में कर चुके हो ऑलरेडी, अब यहाँ पे लापरवाही करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं, तो कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर आप सीरियस ही नहीं हो, ठीक है। अगर आपको सीरियस होना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप देखें तो मैंने डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? x की वैल्यू मैंने -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब x निगेटिव इस तरफ होता है, तो -इन्फिनिटी से क्या? इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी।
तो मैं डोमेन क्या रख रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रख रहा हूँ, और रेंज हमें क्या मिल रही है बेटा, 0 से पॉजिटिव मिल रही है, मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा, y की वैल्यू हमारी निगेटिव नहीं आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, एग्जैक्टली 0 भी नहीं आ रही है, एग्जैक्टली 0 भी नहीं आ रही है, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू आ रही है। तो हमारा 0 पे देखिए 0 से नहीं चलेगा, माइनस इन्फिनिटी पे एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा, y की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, मतलब ऊपर वैल्यू देगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएंगे, y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी मतलब ऊपर की ओर जाएगी, नीचे की ओर नहीं जाएगी, समझ पाएगी नहीं, लेकिन एग्जैक्टली 0 है नहीं, 0 तो है नहीं, तो 0 से बड़ी वैल्यू ऐसे देता जाएगा और ऐसे ग्राफ जाएगा इसका, कैसे जाएगा जी, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, तो हमारी वैल्यू जो होगी वो माइनस मतलब 0 से कैसे आएगी, 0 से ऊपर से और इनफाइनाइट तक जाती जाएगी। समझ पाए होंगे, हाँ सर समझ में तो आ गया, ध्यान दीजिए बेटा, सब समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, y इक्वल टू क्या था, a की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये ग्राफ किसका हो गया, कुछ हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको नोट कर लीजिए बेटा, सारी बातें आपको यहाँ पे बता दी गई है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या होता है, y इक्वल टू a की पावर x, मतलब यहाँ जो पावर में x है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते हैं, पावर कहते हैं या तो इंडेक्स कहते हैं, और ये जो a नीचे लिखा हुआ बॉटम में, इसको हमारा ये बेस होता है, इसको हम बेस कहते हैं, और a की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, बस 1 नहीं हो सकती, ठीक है। 1 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आप 1 पे वैल्यू रखे जाएंगे तो सेम वैल्यू देता जाता है, इसलिए 1 कंसीडर नहीं करना रहता है, 0 से बड़ी वैल्यू और 1 को कंसीडर नहीं करते, उससे बड़ी वैल्यू सारी कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन निकालना था, रेंज ऑफ फंक्शन निकालना था, मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिखा दिया कि मान के चलिए कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे वैल्यू हम इनपुट क्या रख सकते हैं, तो सारी निगेटिव वैल्यू रखा, सारी पॉजिटिव वैल्यू रखा, मैंने देखा कि जो आउटपुट आया बेटा, सबसे छोटा जो आउटपुट आया वो 0 से पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया, तो 0 पॉजिटिव से लेके इनफाइनाइट तक हमारे सारे बन गए, ठीक है। रेंज तो डोमेन लिख दिया, रेंज लिख दिया, सर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगा दिया 0 पे, तो मैं कह रहा हूँ 0 पॉजिटिव दे रहा है, एग्जैक्टली 0 नहीं दे रहा है, 0 से बड़ा दे रहा है, तो 0 इंक्लूडिंग नहीं है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर हमने इसका ग्राफ देख लिया, ये हमारा क्या था, ग्राफ था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन की तरफ, क्लियर है। चलिए फिर अब समझेंगे हम लोग लॉग फंक्शन, समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में तो आ रहा है, आएगा बेटा, सब आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा क्या, सब समझ में आएगा, बस आप रेगुलर पढ़ते रहिए, सारे फंक्शन में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा 11th में ये सब चीजें तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरा लेक्चर अटेंड करते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ठीक नहीं, और जो ना समझ में आया करे कमेंट में आप बता दिया करिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर वो उस चीज को, उस लेक्चर को मैं फिर इम्प्रूव करूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड, जो कि हमारा कैसा होने वाला है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, क्लियर है। चलिए फिर कहता क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, सबसे पहले इसको मैं बता दूं कि हमारा होता क्या है, ये हमारा कुछ y इक्वल टू y, आई एम सॉरी y वैल्यू, y इक्वल टू, गलत हो गया थोड़ा सा, y इक्वल टू log x बेस a, log x बेस a, ऐसा कुछ होता है। सर ये क्या है, ये यहाँ नीचे a लिख दिया आपने, यहाँ पे x लिख दिया थोड़ी दूरी पे, तो मैं इसको आपको मैं रीड करने का तरीका भी बता देता हूँ, इसको आप रीड कैसे करोगे, इसको आप रीड कैसे करोगे, इसको आप ऐसे पढ़ोगे log x बेस a, log x बेस a, इसको कैसे रीड किया जाता है बेटा, y इक्वल टू जैसे दिया हुआ है, तो y इक्वल टू हमारा क्या दिया, log x पहले आप बोलोगे फिर बेस a, तो log x बेस a, इसको कैसे बोला जाता है, log x बेस a। ये जो a है ये थोड़ा सा नीचे, log के नीचे बॉटम में लिखा गया है, ठीक है, इसीलिए इसको log x बेस में लिखा गया है, इस वजह से बेस a कहा जाता है, क्लियर है। चलिए इसको रीड किया जाता है log x बेस a, ऐसे बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी डोमेन और रेंज क्या होने वाली है, सब बताऊंगा बेटा, डोमेन और रेंज आप तब जान पाएंगे जब इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो आप खुद ही अभी बताएंगे। डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन, ये आप अभी खुद बताओगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूं कि होता क्या है, जब आप जान जाओगे इसका आप खुद ही बताओगे। जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने कुछ y इक्वल टू क्या ले लिया, log x बेस a, ठीक है, ये हमारा कुछ है, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूं यहां पे मैं ले रहा हूं कुछ
log x बेस 2, y इक्वल टू मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया फंक्शन, ध्यान लगाइए, y इक्वल टू मैंने कोई फंक्शन ले लिया log x बेस 2, ठीक है, log x बेस 2 ले लिया। तो इनपुट क्या है सर, हमारे इनपुट ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारी सारी इनपुट है, तो मैं इनपुट रखूंगा, सॉल्व करूंगा, y की वैल्यू आएगी, मतलब हमें आउटपुट मिल जाएगा, मतलब x की वैल्यू हमारी डोमेन है और जो आएगी y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं लॉग फंक्शन क्या होता है, लॉग ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ये हमारा इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। क्या होता है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्यों कह रहा हूं अभी आपको मैं यहाँ पे बताता हूं। देखिए इसको इसको ऐसे कहा जाएगा, जैसे कि हमारे ये लॉग फंक्शन है, यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो लॉग पे अगर ऐसे आपको दे दिया log 2, यहाँ पे जैसे हमारी कोई वैल्यू है x की वैल्यू है, तो ये हमारी क्या है, इनपुट की वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे रखना चाहेंगे तो क्या रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 1 कर दिया, तो ये क्या हो गया log 1 बेस 2, क्या हो गया ये बेटा log 1 बेस 2, y इक्वल टू क्या हो गया log 1 बेस 2, कह दो log 1 बेस 2, सब समझ में आया, क्योंकि हमारा x पहले बोला जाता है, तो log 1 बेस 2, क्लियर है। ऐसे पहले मैं आपको लिख लूं फिर समझाता हूँ। एक मैंने कह दिया log 2 बेस 2, log 2 बेस 2, ठीक है सर समझ गए। फिर हमारा आ जाएगा log 4 बेस 2, log 4 बेस 2, इतना मैं ले लेता हूं, पहले इतना मैं आपको समझा देता हूं। अच्छा सर ये है क्या, इसको ऐसे, ये देखिए यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ ये जो 2 है ना, ये 2, इसके पावर में मैं क्या रख दूं कि 1 बन जाए, इसके पावर में मैं ऐसी क्या वैल्यू रख दूं कि 1 बन जाए। तो आप जानते होंगे 2 की पावर अगर मैं 0 रखूंगा तो 1 बन जाएगा, तो ये जो पूरा बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, समझ गया मैं कि 2 की पावर में मैं क्या रख दूं, 2 की पावर में क्या रख दूं कि मुझे वैल्यू 1 मिल जाए, 2 की पावर में मैं ऐसा क्या रख दूं कि वैल्यू हमें 1 मिल जाए, तो शायद 2 की पावर 0 रख दें तो हमें वैल्यू 1 मिल जाएगी। हाँ सर समझ गए। अब मैं ये देखिए इस वाले में देखिए 2 की पावर में ऐसा क्या रख दूं कि मुझे 2 मिल जाए, 2 की पावर में ऐसा क्या रख दूं कि मुझे 2 मिल जाए, तो शायद आपको पता है 2 की पावर में अगर 1 रख दूं, 2 की पावर अगर मैं 1 रख दूं, 2 की पावर में अगर मैं 1 रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 हो जाता है। 2 की पावर में ऐसा क्या रख दूं, 2 की पावर में मैं ऐसा क्या रख दूं कि मुझे वैल्यू 4 मिल जाए, तो सर 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, यहाँ पे 2 की पावर अगर 2 की पावर अगर मैं 2 रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। समझ पा रहे होगे। आगे देखिए मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू, अगर मैंने कह दिया log 8 बेस 2, तो आप यहाँ पे देखिए कि 2 की पावर में ऐसा क्या रख दूं कि मुझे 8 मिल जाए, 2 की पावर में ऐसा क्या रख दूं कि 8 मिल जाए, तो आप कहोगे 3, 2 की पावर अगर मैं 3 रख दूं तो मुझे 8 मिल जाए, तो आप समझ पा रहे होगे। हाँ सर यहाँ पे क्या है गेम, यहाँ पे ऐसा गेम है कुछ कि अगर मैं 2 की पावर में 0 रख रहा हूं तो मुझे 1 मिल रहा है, 2 की पावर में 1 रख रहा हूं तो मुझे 2 मिल रहा है, 2 की पावर में अगर मैं 2 रख रहा हूं तो मुझे 4 मिल रहा है कि नहीं, होता भी है। 2 की पावर में अगर मैं 3 रख रहा हूं तो 8 मिल रहा है, ये तो होता है, ये तो होता है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, जैसे कि y इक्वल टू a की पावर x है, a की पावर क्या है हमारा x है, और मैंने कह दिया यहाँ पे a की पावर x जो मैंने लिया है ये y इक्वल टू क्या लिया है, 2 की पावर x ले लिया, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 2 की पावर अगर मैंने 0 रखा तो क्या मुझे मिला, 1 मिला, y इक्वल टू 2 की पावर अगर मैंने 1 रखा तो 2 मिला, y इक्वल टू 2 की पावर मैंने 2 रखा तो मुझे 4 मिला, y इक्वल टू 2 की पावर मैंने 3 रखा तो मुझे क्या मिला, 8 मिला। क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2 का मैंने 2 की पावर में 0 रखा तो 1 मिला, यहाँ पे इनपुट क्या था 0 1 2 3 और आउटपुट क्या था 1 2 4 8। अब यहाँ पे देखिए लॉग फंक्शन में देखिए इनपुट क्या है हमारा 1, x हमारा है ना, देखो x, तो x हमारा क्या होता है इनपुट, x हमारा 1 है, मतलब 2 की पावर मैंने 0 रखा तो मुझे 1 मिला ना, ऐसे देख रहे ना, तो क्या रख दे कि हमें 0 मिल जाए। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे इनपुट हमारा क्या है 1 2 4 8 और यहाँ पे आउटपुट क्या था 1 2 4 8। अगर आप यहाँ पे देखिए तो इनपुट क्या था 0 1 2 3, यहाँ पे अगर इनपुट देखिए तो क्या आ रहा है 0 1 2 3, तो आप समझ पाएंगे अरे हाँ सर ये कैसा है, शायद डोमेन रेंज इनकी उल्टी हो गई, इनकी डोमेन रेंज कैसी हो गई, उल्टी हो गई, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन जो इसका होगा वो रेंज ऑफ फंक्शन एक्सपोनेंशियल का होगा, और एक्सपोनेंशियल का जो रेंज ऑफ फंक्शन होगा वो इसका डोमेन ऑफ। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्लियर है। अच्छा सर समझ गया मैं, पूरी बात तो क्लियर हो गई मेरी, क्लियर हो जाएगी बेटा। तो आप डायरेक्ट यहां से बता सकते हो कि डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे क्या था हमारी वैल्यू जो आ रही थी 0 से बड़ी वैल्यू दे रहा था, तो शायद 0 से बड़ी रेंज में वैल्यू दे रहा था, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी डोमेन में,
तो जीरो से लेके कैसी, जीरो से लेके हमारी इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। और रेंज ऑफ फंक्शन हमारा बेटा क्या बनेगा, रेंज ऑफ फंक्शन हमारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू आ सकती है। समझ पाए होंगे आप बात, क्लियर है? आप लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में भी समझ गए अच्छे से, हाँ सर समझ में आ गया। y इक्वल टू कुछ log x बेस है, इसको कैसे पढ़ते हैं, y इक्वल टू कुछ log x बेस है, log x फंक्शन हमें दे रखा था, तो ये कैसे पढ़ा जाता है, log x बेस a, ठीक है। तो हमने इसकी डोमेन जाना, डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन कैसे जाना, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसको आप कैसे कंसीडर करते हो। जैसे log, अगर log 1 बेस 2 लिखा हुआ है, log 2 बेस 2 लिखा हुआ है, log 4 बेस 2 लिखा हुआ है, log 8 बेस 2 लिखा गया है, तो इन सब की वैल्यू क्या होगी। तो आप बस ये देखिए कि बेस में जो लिखा गया है उनकी पावर में मैं ऐसा क्या लिख दूं कि ये वैल्यू आ जाए, जो यहाँ पे बगल में लिखी हुई ये वैल्यू आ जाए। तो 2 की पावर में ऐसा क्या लिख दूं कि मुझे 1 मिल जाए, तो शायद हमें 0, तो 2 की पावर 0 में हमें 1 मिल जाएगा, 2 की पावर 1 पे हमें 2 मिल जाएगा, 2 की पावर 2 पे हमें 4 मिल जाएगा, 2 की पावर 3 पे मुझे 8 मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो हमारी आउटपुट क्या होगी, आउटपुट ये 0 1 2 3 हो गई, और इनपुट क्या हो गया 1 2 3 4 1 2 4 8, ये आ गया है कि नहीं, ये इनपुट था। लेकिन अगर हमने एक्सपोनेंशियल आपको दिखाया तो शायद वो वहां पे क्या था, वहां पे जो हमारा डोमेन था वो यहाँ पे हमारा रेंज था, हमारा जस्ट फ्लिक हो गया। क्लियर है ये बातें, चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ जानते हैं, इतनी बात हमें अगर समझ में आ गई तो हम इसका ग्राफ जानेंगे बेटा। समझते चलिए बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, बस ध्यान लगाइए और सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। ग्राफ देखिए छोटा सा, अगर हम लोग देखा जाए आपके पास डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, जीरो से इंफिनिटी, क्या बेटा, जीरो से इंफिनिटी, मतलब x की वैल्यू हमारी जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी जाएगी, x की वैल्यू हमारी कैसे जाएगी, जीरो से इंफिनिटी, मतलब हमारा इस तरफ अगर देख लेंगे तो x निगेटिव होता है, तो इस तरफ जीरो से इंफिनिटी के, जीरो की तरफ, जीरो से इंफिनिटी इस तरफ की ओर जाएगा। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा, अगर मैं जीरो से इंफिनिटी कोई वैल्यू रख रहा हूँ, जीरो से इंफिनिटी कोई वैल्यू रख रहा हूँ, तो रेंज हमारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आ रहा है, समझ पाए। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ याद है तो आप जस्ट इसका क्या मिरर इमेज बना दीजिए, इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ये हमारा ग्राफ कैसे जाएगा, x की वैल्यू जीरो, एग्जैक्टली जीरो तो है नहीं, देखिए इंक्लूडिंग जीरो तो है नहीं, तो जीरो से थोड़ी सी आगे x की वैल्यू अगर जीरो से पॉजिटिव रखते हैं तो y की वैल्यू हमारी इंफिनिटी की ओर जाती रहती है, y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की तरफ जाएगी। तो कुछ ग्राफ हमारा ऐसा जाएगा, कुछ ग्राफ हमारा ऐसा जाएगा, समझ पाए। हाँ सर मुझे समझ में आ गया, एकदम समझ में आएगा बेटा, कुछ कठिन है ही नहीं, एकदम है, बस आप ध्यान नहीं देते हो इसलिए आप नहीं समझ पाते। तो ये हमारा क्या था, y इक्वल टू क्या था, log x बेस a, log x बेस a का ग्राफ था, इस फंक्शन का ग्राफ था, समझ पाए, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलेंगे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की तरफ, क्लियर है इतनी बात है, हाँ सर समझ में आ रहा है, आएगा सब समझ में आएगा, एकदम डिटेलिंग समझा रहा हूँ आपको, कोई परेशानी नहीं, बस आप देखते चलिए इसको। आपने 3 फंक्शन पढ़ लिए जो कि कौन कौन से हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शन में आप ये भी कह सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल का क्या है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, शायद लॉगरिथमिक फंक्शन इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि आप जान रहे हैं इसका डोमेन उसका रेंज बनता है, उसका डोमेन इसका रेंज बनता है, ठीक है। समझ में आ गया सर, अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि हमारा क्या होने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि हमारा कैसा है, कुछ फोर्थ फंक्शन है, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। फोर्थ हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ GIF, GIF इसको कहते हैं, GIF फंक्शन, या तो इसको, हाँ या तो इसको हम लोग स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन कहते हैं। ये क्यों कहते हैं सर, अभी जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा बेटा ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इसको स्टेप वाइज फंक्शन क्यों कहते हैं। चलिए फिर आइए जानते हैं ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जाता है, y इक्वल टू ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया है, उसके अंदर कोई भी मैं अगर यहाँ फंक्शन रख दूंगा तो इसका मतलब वो कैसा फंक्शन है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, मतलब GIF फंक्शन है। क्या हो जाता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो वो कैसा फंक्शन है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है। जैसे कि मैं y इक्वल टू कुछ x फंक्शन ले लेता हूँ, कुछ y इक्वल टू मैं x फंक्शन ले लिया, क्लियर है। तो यहाँ पे इनपुट क्या है बेटा, इनपुट ये x की वैल्यू है, इनपुट ये हमारी क्या है, x की वैल्यू है, और आउटपुट क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी, क्लियर है। अच्छा मैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में एक दो चीजें आपको और बता दूं पहले से ही, कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की खासियत ये है
कि हमारे कुछ भी वैल्यू यहाँ रख सकते हो आप, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ पे x की जगह आप कोई भी वैल्यू रख दो, लेकिन ये जो आउटपुट देगा ना बेटा, वो आउटपुट हमारा इंटीजर देगा। और कैसा इंटीजर देगा? जो वैल्यू आप रखोगे, अगर इंटीजर रखा तो जस्ट इंटीजर दे देगा, और अगर इंटीजर से आपने कैसा रखा, कुछ बड़ा इंटीजर रखा, कोई वैल्यू ऐसे रखी 1.1, तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर देगा। आइए, नहीं समझ में आया तो आइए देखिए, मैं आपको पहले समझा दूं। एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कुछ y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? सर ये हमारा इनपुट हो गया। हाँ सही है, इनपुट ही होगा। ये हमारा सर आउटपुट हो गया। हाँ, एकदम सही है, ये हमारा आउटपुट हो गया। इनपुट में वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं? इनपुट में मैंने कहा कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए। तो x की वैल्यू अगर मैं क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो y की जो वैल्यू आएगी ना 1 ही आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। अगर मैंने कुछ y इक्वल टू क्या, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1.1 रख दी, 1.1 रख दी, तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो भी 1 आएगी। कैसे 1 आ जाएगी सर, ये कैसे 1 आ गई? तो आपको मैं बता दूं कि अगर कोई इंटीजर रखोगे तो एग्जैक्टली इंटीजर बाहर कर देगा। 1 हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर हमारा जस्ट इंटीजर बाहर कर देगा। लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा रखा 1.1 जो कि इंटीजर नहीं है, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर हमारा आउटपुट बन जाएगा। तो 1.1 से छोटा इंटीजर हमारा 1 है। हाँ सर समझ गया, मैं अच्छे से समझ गया। हाँ बेटा, अब अगर मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू हमारा इंटीजर क्या है 1.9, इसकी वैल्यू y इक्वल टू हमारा 2, y इक्वल टू 2.3, निगेटिव में भी देख लेते हैं। y इक्वल टू हमारा क्या, मैंने कहा -1.2, इसकी वैल्यू y इक्वल टू 0.3, वो भी निगेटिव में। ठीक है, चलिए निगेटिव में 0.3 है। अब बताइए ये सारे इंटीजर हमारे क्या बनेंगे, वैल्यू क्या देंगे? तो आइए देखते हैं। इंटीजर एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि अगर यहाँ पे मैं इंटीजर डालूंगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू रखी x की, इनपुट में मैंने कोई इंटीजर वैल्यू डाली, तो मुझे वो एग्जैक्टली वही इंटीजर बाहर कर देगा। लेकिन अगर मैं कुछ इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, इंटीजर ना रख के कुछ और रख देता हूँ कोई वैल्यू, तो वो उससे जस्ट छोटा इंटीजर बाहर करेगा, मतलब उससे जस्ट छोटा इंटीजर आउटपुट देगा। तो अगर आप देखिए 1.1 था तो उससे छोटा इंटीजर हमारा 1 आ गया। 1.9 हमारा इंटीजर तो है नहीं, तो एग्जैक्टली तो देगा नहीं, तो हमसे उससे छोटा इंटीजर, तो 1.9 से छोटा इंटीजर क्या होगा? 1 होगा, है कि नहीं? 1 होगा। फिर 2 तो खुद ही इंटीजर है, तो सर 2 बाहर हो जाएगा, एकदम सही है। अगर यहाँ पे आउटपुट देखा जाए तो क्या बन जाएगा? 2.3 है, तो 2.3 हमारा कैसा इंटीजर तो है नहीं, तो हमारा इंटीजर ये देगा नहीं, क्या दे देगा? इससे जस्ट छोटा इंटीजर। इससे जस्ट छोटा इंटीजर हमारा क्या है बेटा? हमारा इससे जस्ट छोटा इंटीजर 2 है, तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। क्लियर है? हाँ सर समझ पाया है। इस पे अगर आप देखिए तो ये इंटीजर कैसा है? -1.2, -1.2 है, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या बनेगा? वो बच्चे कहेंगे सर -1, छोटा इंटीजर -1 तो हमारा बड़ा इंटीजर हो जाएगा, इससे छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा? -2, क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसका इसका ये भी इंटीजर नहीं है, इससे जस्ट छोटी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? तो शायद हमारी -1। तो आप समझ पा रहे होगे, आप समझ पा रहे होगे कि हमारी ऐसे वैल्यू अगर हम रखते जाएंगे, तो ऐसे पॉजिटिव में वैल्यू रखते जाओगे, तो ऐसे पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू रखोगे, ऐसे पॉजिटिव वैल्यू देता जाएगा। कैसा देता जाएगा? पॉजिटिव में वैल्यू देता जाएगा, लेकिन इंटीजर देगा। कैसा देगा? इंटीजर देगा। अगर मैं निगेटिव में कोई भी ऐसे वैल्यू रखता जाऊंगा, तो वो भी इंटीजर निगेटिव में वैल्यू हमें देता जाएगा, लेकिन वो भी इंटीजर में देता जाएगा। क्लियर है? तो आइए इसकी डोमेन और रेंज तुरंत लिख देते हैं। सर मैं बताऊंगा। हाँ बेटा आप ही बताओ, आप ही बताओ, सुनाई देना चाहिए लेकिन। डोमेन ऑफ फंक्शन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन अगर आप देखिए, और रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? तो डोमेन ऑफ फंक्शन बच्चा कह रहा है सर डोमेन तो हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे हम सारे रियल नंबर रख सकते हैं, -∞ से इन्फिनिटी हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। हाँ बेटा, अब -∞ देखा, आप देख पा रहे हो 1 रखा, -1 रखा, 1 रखा, 1.1 रखा, 1.9 रखा, 2, 2.3, -1.2, ऐसे निगेटिव में पॉजिटिव में सारी वैल्यू रखा, इंटीजर भी इनफैक्ट रखा, तो हर वैल्यू रखा। तो हमने क्या रखा? -∞ से इन्फिनिटी हम डोमेन कुछ भी पुट कर सकते हैं, -∞ से इन्फिनिटी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं डोमेन में, ठीक है, एक्स की वैल्यू। लेकिन ये जो वाई की वैल्यू आ रही है, ये जो वाई की वैल्यू आ रही है, ये कैसी आ रही है? शायद यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंटीजर ही आ रही है, प्लस में 1, प्लस में 2, -1, शायद माइनस, अगर निगेटिव भी सारी वैल्यू, लेकिन हमारी पॉजिटिव भी सारी वैल्यू, लेकिन कैसे में? इंटीजर्स में। कैसे? इंटीजर्स में। तो आप जान रहे हो कि रेंज ऑफ जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? इंटीजर बनेगा। रेंज ऑफ फंक्शन हमारा क्या बनेगा? इंटीजर्स बनेगा।
जो कि हमारा क्या है जेड। तो रेंज ऑफ हमारा फंक्शन इंटीजर देता है इसमें। तो जीआईएफ आप समझ में आया होगा कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की बात क्या है सर, नाम में तो ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट बड़ा वाला इंटीजर देना चाहिए, लेकिन बड़ा नहीं देता है, कंफ्यूज मत होइएगा, उससे जस्ट छोटा इंटीजर देता है। क्लियर ये बात है? तो हमने जान लिया कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन वो होता है कि जिसमें हम लोग कोई भी वैल्यू इनपुट रखते हैं, तो अगर कोई मैंने इंटीजर रखा तो एग्जैक्टली इंटीजर बाहर करेगा, लेकिन अगर मैंने इंटीजर ना रखी कोई और वैल्यू रखी तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर हमारी आउटपुट बनेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आइए इसका ग्राफ देखते हैं बेटा। इसका ग्राफ ना बहुत अच्छा ग्राफ है इसका, बहुत अच्छा ग्राफ है, देखिएगा समझने वाला है, एकदम एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। अच्छा मैं आपको बता दूं, ऐसे ये वैल्यू अगर यहाँ पे एक सर्कल है उसके बीच में ओपन है, तो इसको मतलब होता है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूडिंग, ठीक है। और अगर ऐसे बंद हो गया ऐसे पूरा, तो इसका मतलब होता है इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, ठीक है। अच्छा इंक्लूसिव मतलब होता है उस वैल्यू को भी कंसीडर किया जा रहा है, उस वैल्यू को भी कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। और इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव मतलब उसको वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जा रहा, मतलब वो ओपन है, ठीक है। आइए जानिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ 1 2 3 4, हाँ सर समझ गया। यहाँ अगर देखिए तो -1 -2 -3, क्लियर है। और यहाँ पे अगर ये -1 -2 -3 -4, बेटा ध्यान लगाइएगा, बहुत बढ़िया ग्राफ है इसका, ध्यान लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं जब मैं 0 से, अगर मैं 0 से वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है, 0 से वैल्यू रख रहा हूं, 0.1 रखा, यहाँ एग्जांपल देखते चलिए, यहाँ एग्जांपल देखते चलिए, यहाँ साइड में अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में 0 रखा तो 0 मिल जाएगा, 0.1 रखा तो भी मुझे 0 मिल जाएगा, 0.9 रखा तो भी मुझे कैसा मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैं 1 वैल्यू रखूंगा ये तुरंत क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। तो आप जान पा रहे हो कि 0 से लेके 0.1 तक वो वैल्यू कैसे देगा, 0 से लेके 0.1 सॉरी 0 से लेके 0.9, 0 से 0.9 तक वो वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। तो आप जान पा रहे हो 0 से लेके 0.9 तक वो वैल्यू कैसे देगा, 0 से लेके 0.9 तक वो वैल्यू हमारी 0 ही देगा। x की आउटपुट हमारा नहीं, y की वैल्यू हमारी 0 ही आती रहेगी, 0 आएगी तो इसी x एक्सिस पे आएगी। लेकिन जैसे 1 हो जाएगा, जैसे 1 हो जाएगा तो 1 पे यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखेगी, है कि नहीं है। जैसे 1 रखूंगा तुरंत ही आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 1 पे हमारा आउटपुट 1 आ जाएगा, तो मतलब y की वैल्यू 1 आ जाएगी, बात समझिएगा। फिर 1.1 से लेके 1 से लेके 1.1 1.2 1.3 ऐसे करते करते 1.9 तक वो वैल्यू 1 ही आती रहेगी। लेकिन जैसे वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू जैसे 2 होगी तुरंत ही कैसा हो जाएगा, फंक्शन ऊपर की ओर भाग जाएगा, 2 पे वो कैसा आ जाएगा, 2 पे 2 देगा, 2 पे वैल्यू वो 2 दे रहा होगा। फिर 2 से हमारा फंक्शन ऐसे जा रहा होगा 2.1 2.2 2.9 तक वैल्यू देगा। जैसे वो 3 हो जाएगा फंक्शन हमारा, तो 3 पे फंक्शन कहाँ देगा, यहाँ नहीं देगा, 3 पे फंक्शन हमारा यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, क्लियर। और फिर 3 से लेके 3.9 तक वैल्यू यहाँ आएगी, और जैसे 4 हो जाएगा तो फंक्शन हमारा कुछ 4 पे पहुंच जाएगा, और 4 से फिर ऐसे जाएगा 5 पे, समझ पा रहे होंगे, क्लियर है। अब आइए हम नीचे वाला फंक्शन देखते हैं, नीचे की तरफ कैसे, कि अगर -1 है, हमारे x की वैल्यू -1 है, देखिए x की वैल्यू अगर -1 तो 0.10, जैसे 0.1 हो गए तो 0. नेगेटिव में 0. जैसे 1 हुई, नेगेटिव में 0.1 जैसे हुई तो तुरंत ही वो -1 देगा, तो वहां से फंक्शन यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी ये ओपन है, ये वाला पार्ट ओपन है, और 1 तक वो 1 ही देगा, 1 तक वो 1 ही देगा। लेकिन जैसे वो 1, देखिए 0 से लेके वो 1 ही देता रहेगा 1 तक, क्लियर है। फिर वो कैसा हो जाएगा, फिर वो हमारा ओपन हो जाएगा, फिर फंक्शन हमारा कुछ यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ वैल्यू देगा, फिर यहाँ से फंक्शन हमारा कुछ वैल्यू देगा। तो समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं, बहुत इजी सा ग्राफ है इसका। तो ये कैसा ग्राफ दिख रहा है, शायद देखिए स्टेप वाइज दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, एक स्टेप सीढ़ी जैसा ग्राफ दिख रहा है, देखिए ऐसे 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 एक स्टेप जैसा दिख रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन कहते हैं, इसके ग्राफ। समझ पाए होंगे आप, ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि जीआईएफ मतलब हमारा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन मतलब स्टेप वाइज फंक्शन,
मतलब y इक्वल टू, अगर मैं किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई हमारा फंक्शन रख देता हूँ, x रख दिया, कि हमारा कुछ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन बन गया। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की हमारी खास बात क्या होती है, GIF की हमारी खास बात क्या होती है कि हमारा इनपुट की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, इनपुट की वैल्यू कुछ भी रखो, लेकिन वो आउटपुट हमारा इंटीजर ही देगा। आउटपुट हमारा क्या देगा, इंटीजर देगा। अगर आप इंटीजर रखोगे तो इंटीजर ही बाहर करेगा, जैसे आप इंटीजर रखे इंटीजर ही वैल्यू बाहर करेगा। लेकिन आपने अगर क्या रख दिया, कोई और विदाउट इंटीजर वैल्यू रखी, कोई भी अलग वैल्यू रखी, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर, उससे जस्ट छोटा इंटीजर आउटपुट देगा। क्लियर है? तो हम जान गए कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो रेंज आएगी वो शायद इंटीजर ही आएगी। क्या आएगी, इंटीजर, मतलब निगेटिव में सारी वैल्यू, पॉजिटिव में सारी वैल्यू। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा स्टेप वाइज ग्राफ बनता है कि 0 से लेके 0.9 तक वो जीरो वैल्यू, लेकिन जैसे 1 हुआ तो तुरंत ही 1 पे पहुंच गया, फिर 1 से लेके 1.9 तक 1 ही पे रहा, फिर 2 पे, फिर तुरंत ऊपर पहुंच गया। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, इसको हमें स्टेप वाइज, इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि हमारा फंक्शन क्या होने वाला है, मॉडुलस फंक्शन होने वाला है। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में क्लियर है। समझ में तो आ रहा है मुझे एकदम अच्छे से। सर टाइप ऑफ फंक्शन कब बनाओगे? टाइप ऑफ फंक्शन बेटा नेक्स्ट लेक्चर हमारा टाइप ऑफ फंक्शन पे होने वाला है। वही तो सर पढ़ना है मुझे, वही मेरे स्कूल के सर पढ़ा रहे हैं। हाँ बेटा कोई बात नहीं, वो भी पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपका ये सब क्लियर हो जाएगा ना तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, ये सब समझ में आना आपको जरूरी है। जैसे कि अभी हमारा क्या आ जाएगा, जब 1-1 फंक्शन होगा तो आपको कुछ फंक्शन दिया रहेगा, जैसे कि आप जब आप JEE के क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है, जैसे पूछता है 1-1 फंक्शन है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, सॉल्व करने से अच्छा है आप ग्राफ अगर पता रहेगा तो आप उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके बता सकते हो कि ये 1-1 फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, 1-1 हो गया या मैन्युअल होगा। चलिए फिर इसी वजह से ग्राफ जानना आपको बहुत जरूरी है। फिफ्थ हमारा कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन, आइए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने कहा y इक्वल टू हमारा मॉडस, तो ऐसे मॉड लगा देते हैं, आप जानते होंगे ऐसा फंक्शन जिसके बाहर ऐसे दो डंडी ऐसे ऐसे लगा दी जाए फंक्शन के बाहर, इसको हम लोग मॉड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम मॉड फंक्शन कहते हैं। यहाँ ध्यान लगे, यहाँ पे ध्यान लगाइए, इसको हम क्या कहते हैं, मॉड फंक्शन कहते हैं। अच्छा, मॉड फंक्शन की बात क्या होती है सर, कंडीशन क्या होती है, मैं आपको बता दूं, y इक्वल टू हमारी कुछ मॉड x फंक्शन है ना, ये मॉड x फंक्शन हमारा कंडीशन कहता है। क्या कह रहा है, ये हमारा कह रहा है कि अगर मैं इसमें कोई भी इनपुट वैल्यू रखूं, x की जगह मैं कुछ भी हमारी इनपुट वैल्यू इसमें रखूं, कुछ भी वैल्यू, सारे निगेटिव पॉजिटिव जीरो सारी वैल्यू ऐसे रखता रहूं, हमारा जो आउटपुट देगा, जो हमारा आउटपुट देगा वो सिर्फ पॉजिटिव देगा। मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, ये क्या करता है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू रखते जाइए, इनपुट आप कुछ भी रखते जाइए, निगेटिव रखते जाइए, पॉजिटिव रखते जाइए, जीरो रखते जाइए, लेकिन ये हमारा आउटपुट क्या देगा, ये हमारा आउटपुट क्या देता है, सिर्फ हमारा पॉजिटिव वैल्यू देता है, सिर्फ हमारी पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अगर आप जानिए तो कंडीशन यही तो हुई बेटा कि अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर रखूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी या फिर 0 के इक्वल रखूं, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो सेम एज इट इज ऐसे बाहर आ जाती है, मतलब x ही बाहर आ जाता है। अगर मैं 0 से बड़ी या 0 के बराबर कोई भी वैल्यू रख रहा हूं तो वही वैल्यू बाहर आ जाती है। हाँ सर समझ गए ये बात। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटी रखता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब -1 -2 -3, तो जो वैल्यू मैं रखता हूं निगेटिव, जो वैल्यू मैं निगेटिव रखता हूं, मतलब माइनस में रखूंगा, x की वैल्यू क्या निगेटिव में रखूंगा, तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 से छोटी रखी, 0 से छोटी रखी तो वो निगेटिव वैल्यू ही होगी, -x रही होगी। तो वो -x वैल्यू कब पॉजिटिव बनेगी, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो आप खुद सोच के देखो कि हमारी अगर यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाए कि वो पॉजिटिव बन जाए, तो शायद माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए। तो शायद क्या करता है मॉडुलस फंक्शन, यही काम करता है। क्या करता है ये कि अगर x हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तो हमें वो सेम एज इट इज वैल्यू वैसे ही दे देता है। लेकिन अगर x की वैल्यू हमारी 0 से छोटी है, मतलब निगेटिव है, -1 -2 -3 -4, तो वो क्या करता है, वो वैल्यू को एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है और वो हमारा फिर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो शायद -x मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लस x बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। समझ पाएगी नहीं, इसकी कंडीशन ये है, इसकी कंडीशन हमारी ये है, ये आप समझ पाए होंगे, ये बात समझ में आ गई। चलिए फिर आइए बढ़ते हैं, इसकी डोमेन रेंज जानते हैं।
डोमेन रेंज आता है। तो एग्जांपल लेके पहले मैं आपको समझा दूं, फिर इसकी डोमेन रेंज बता देता हूं आपको। नहीं सर आपसे भी एग्जांपल दीजिए, डोमेन रेंज में बताऊंगा, कोई बात नहीं बेटा, आप ही बताना, ठीक है। हमारा कुछ y इक्वल टू क्या है, मॉड x है। y इक्वल टू क्या हमारा बेटा, मॉड x है। तो यहाँ पे इनपुट हमारी ये है, x की वैल्यू हमारी क्या है, इनपुट है। हम इनपुट रखेंगे, हमारा आउटपुट देगा, ठीक है। इनपुट में मैंने मान लीजिए 0 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 ही बन जाएगी। अगर y इक्वल टू मैंने इनपुट क्या रख दिया, इनपुट वैल्यू मैंने 1 रख दिया, इनपुट वैल्यू मैंने 1 रख दी, ठीक है। y इक्वल टू इनपुट वैल्यू -1 रख दिया, y इक्वल टू मैंने -3 रख दिया, ठीक है। y इक्वल टू मैंने +2 रख दिया। तो इन सब की आउटपुट वैल्यू क्या बनेगी, तो आप जानते हो सर कुछ भी होगी वो वही वैल्यू बाहर कर देगा, पॉजिटिव होगी तो सेम एज इट इज बाहर कर देगा, तो इस पे तो 1 आ जाएगी। -1 है तो ये माइनस से पहले मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या बन जाएगा, 1 बाहर कर देगा। फिर इसको माइनस है तो नेगेटिव वैल्यू को क्या करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, +3 बन जाएगा, तो 3 बाहर कर देगा। 2 है तो 2 है सेम एज इट इज बाहर कर देगा, हमारा क्या बन जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे करते 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 आप देखो तो सारी निगेटिव वैल्यू को भी वो क्या बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या बना रहा है, शायद 0 बना रहा है। तो आउटपुट जो हमारा आ रहा है, आउटपुट जो आ रहा है बेटा, आप देख पा रहे हो कि हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं। तो ये जो आउटपुट्स आ रहे हैं हमारे, वो सबसे छोटे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। आप निगेटिव रखोगे तो भी हमारे पॉजिटिव बना दिया, तो 0 से बड़ा हो गया। निगेटिव को भी आप देखो तो बड़ी वैल्यू देता जा रहा है कि नहीं है, और सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो इनपुट हम क्या रख सकते हैं, -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हैं। समझ गया है सर, मैं तो समझ गया, आपको बोलने की जरूरत नहीं थी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा बेटा, डोमेन ऑफ जो फंक्शन होगा और रेंज ऑफ फंक्शन होगा, वो आप खुद ही समझ गए हो। हाँ सर मैं समझ गया हूँ, अब मैं इसका ग्राफ भी बना सकता हूँ, सब बना लो बेटा। देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे -∞ से इन्फिनिटी, हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, -∞ से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। लेकिन आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो हमारी क्या मिलेगी, शायद 0 इंक्लूडिंग है, क्योंकि 0 भी आ रहा है, 0 इंक्लूडिंग से हमारी कैसे इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू आएगी। तो रेंज ऑफ फंक्शन हमारी 0 से, क्लियर है, समझ पाए, बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात। आइए हम देखते हैं इसका ग्राफ, ग्राफ देखते हैं बेटा इसका। सर ग्राफ क्या हो जाएगा सर, बच्चे कह रहे हैं मैं ही बता दूंगा सर, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा। हाँ तो बेटा आप पॉज करिए वीडियो, आप बना लीजिए पहले, फिर देखिएगा, चेक करिएगा कि मेरा सही है या आपका सही है, बेटा हम दोनों का सही है। चलिए आइए, आप डोमेन ऑफ फंक्शन को देख रहे हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा मतलब इनपुट, डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब हमारा क्या हो जा रहा है, इनपुट हो जा रहा है। तो इनपुट मतलब हमारे x की वैल्यू, x की वैल्यू मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। तो इनपुट हमारा मतलब इस वैल्यू पे हम रख रहे हैं, -∞ से इन्फिनिटी, हम सारी वैल्यू रख रहे हैं -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन वैल्यू हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव दे रहा है। हमारी वैल्यू कैसे दे रहा है, 0 से बड़ी दे रहा है, मतलब हमारी y की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी। नेगेटिव देखिए, अगर इनपुट हम लोग -∞ से इन्फिनिटी जब रख रहे हैं, तो आउटपुट हमारा 0 से इन्फिनिटी मतलब ऊपर दे रहा है, y की वैल्यू नीचे नहीं जा रही है। तो ग्राफ हमारा कहाँ जा रहा है, इस लाइन के x एक्सिस के ऊपर ही जाएगा, ठीक है, समझ गए। आइए देखते हैं, अगर मैं 1 रखूं, ऐसा समझ लीजिए y इक्वल टू मॉड x है, तो 1 रखूंगा अगर, तो ये 1 वैल्यू देगा, है कि नहीं। और y इक्वल टू -1 रखूंगा तो भी कैसा देगा, 1 देगा। y इक्वल टू अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या देगा, 2। y इक्वल टू अगर मैं मॉड -2 रखा तो क्या बन गया, 2। और 0 पे क्या बन रहा है, y इक्वल टू 0 पे क्या दे रहा है, 0 पे 0। तो आप समझ गए कि 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, -1 पे -1 पे 1, -2 पे 2। तो कुछ ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसका कुछ ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे। इसको अगर मैं सही से बनाऊं तो अगर आप देखिए तो ऐसे, ऐसा कुछ ग्राफ जा रहा है, ऐसा कुछ वी शेप में ग्राफ जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसे वी शेप। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। मॉडुलस फंक्शन भी एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या होता है, कुछ y इक्वल टू हमारा मॉड x है। ये मॉड x की कंडीशन क्या होती है कि हमारे अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी 0 कुछ भी वैल्यू रखोगे, हम उसको पॉजिटिव ही बनाएंगे, निगेटिव नहीं रखेंगे। जैसे होता नहीं है कि निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो वही मॉडुलस फंक्शन हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कि कुछ भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव दोगे तो मैं भी पॉजिटिव बना दूंगा, पॉजिटिव रहेगी वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। निगेटिव वैल्यू अगर दोगे तो मैं उसको पॉजिटिव बना दूंगा, उसको क्या बना लूंगा, पॉजिटिव बना लूंगा। तो आप समझ पाए होगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शन हमारी क्या हो गई, निगेटिव से पॉजिटिव हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन रेंज ऑफ फंक्शन जो हमारी बनेगी वो 0 से पॉजिटिव, हमारी ऑलवेज पॉजिटिव बनेगी, और 0 इंक्लूडिंग। फिर हमने ग्राफ देखा, ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जा रहा है, समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं।
इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट फंक्शन सिग्नम फंक्शन की तरफ, ठीक है। पॉलीनोमियल फंक्शन तो आपको पता ही होगा, सर नहीं पता है कोई बात नहीं बेटा, नहीं पता वो भी बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पढ़ाने ही आए हैं, बस आप पढ़ते रहिए मन लगा के, अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। हमारा है सिग्नम फंक्शन, हमारा सिग्नम फंक्शन, तो हमारा फिफ्थ फंक्शन बढ़ गया, हम सिक्स फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। अच्छा सर ये क्या है, सब अभी जान लोगे, सिखा रहा हूँ, टाइम दीजिए। आइए देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ सिग्नम फंक्शन हमारा क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू हमारा क्या है, मैंने कह दिया सिग्नम फंक्शन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे SGN भी लिख देते हैं, ठीक है। सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन ऐसे कुछ x है, y इज इक्वल टू कुछ सिग्नम फंक्शन x है, ठीक है। तो ये x जो है बेटा ये हमारा इनपुट है, ये हमारा क्या है इनपुट है, और यहाँ पे वैल्यू रखूंगा सॉल्व करूंगा तो जो हमारी y की वैल्यू आएगी हमारा क्या आएगी आउटपुट है, तो y हमारा आउटपुट है, x हमारा इनपुट है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। आपको मैं बता दूं सिग्नम फंक्शन की कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि आप वैल्यू कुछ भी रख दो, सिग्नम फंक्शन कहता है आप मेरे अंदर कोई भी वैल्यू रख दो, यहाँ पे x की जगह कोई भी वैल्यू रख दो, निगेटिव रख दो, पॉजिटिव रख दो, कुछ भी रख दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, y इज इक्वल टू हमारा सिग्नम फंक्शन कुछ है, सिग्नम फंक्शन हमारा कुछ है x फंक्शन है ना, तो यहाँ पे इनपुट 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 कुछ भी रख दो, आउटपुट क्या आएगा वो अभी मैं बताता हूँ आपको। y इज इक्वल टू मैंने कहा सिग्नम फंक्शन की वैल्यू मैंने x की वैल्यू क्या रख दी 1 रख दी, y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन x की यहाँ पे मैंने 2 रख दी, y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन हमारी x की वैल्यू 3, y इज इक्वल टू पॉजिटिव देख लिया, अब देखो 0 रख देते हैं एक बार, 0 सर अगर 0 रख दिया, हाँ y इज इक्वल टू बच्चा कह रहा है अरे सर निगेटिव वाली भी तो रख दो, तो बेटा निगेटिव भी रख दिया, तो सा कहाँ रहा हो सब रख दूंगा, -2 y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन -3, इतने चेक कर लेते हैं, इतने चेक कर लेते हैं। तो सिग्नम फंक्शन ये कहता है आप हमारे अंदर कोई भी वैल्यू इनपुट हमारा कुछ भी रख दो, 0 रख दो, निगेटिव में सारी वैल्यू रख दो, पॉजिटिव में सारी वैल्यू रख दो, 0 भी रख दो, तो वो सिर्फ हमारा आउटपुट सिर्फ 3 वैल्यू देता है। कौन 3 वैल्यू देता है, कहता है जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू मतलब 0 से बड़ी, 0 से जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है उन सब पे वो वैल्यू क्या देगा, उन सब पे वो वैल्यू क्या देगा, उन सब पे वैल्यू हमारी कैसी देगा, वो 1 देगा, उन सब पे वैल्यू हमारी 1 देगा, मतलब जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू आप रखोगे 0 से बड़ी सब पे 1 देगा, और 0 पे 0 देगा, 0 पे कैसी देगा 0 देगा, और निगेटिव पे सारे निगेटिव वैल्यू पे वो कैसी वैल्यू देगा, सारी निगेटिव पे वो -1 ही देगा, सारी निगेटिव पे वो -1 देगा। अरे सर ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, हाँ बेटा आसान है, आप घबरा रहे थे फालतू में। सिग्नम फंक्शन क्या है कि जितने भी निगेटिव जितने भी पॉजिटिव वैल्यू है, अगर सिग्नम फंक्शन के अंदर x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव रखता हूँ, 0 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ, तो सारी वैल्यू हमारी क्या बना देता है 1, सबका आउटपुट क्या बना देता है 1, 0 पे हमारा 0 बना देता है, और सारी निगेटिव वैल्यू पे हमारा कैसा बना देता है -1 बना देता है, कैसा बना देता है -1 बना देता है। तो समझ पाए होगे सिग्नम फंक्शन की कंडीशन कि सारी निगेटिव वैल्यू पे हमारी कैसी बना देगा -1, सारी पॉजिटिव वैल्यू पे हमारी कैसी बना देगा +1, और 0 पे क्या बना देगा 0 बना देगा। तो आप यहाँ पे देखिए इसका डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ, क्या रेंज ऑफ फंक्शन, सर रेंज तो मैं बताऊंगा, हाइट आप तो रेंज बताओगे, इजी हो गया ना। तो आप देख पा रहे हो कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, तो इनपुट अगर हम देखा जाए आउटपुट, अगर हम डोमेन ऑफ फंक्शन बात करें, इनपुट अगर देखा जाए तो हम सारी वैल्यू रख सकते हैं, -∞ से ∞ हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट हमें आ रहा है वो 0, 1 और -1 आ रहा है। तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट हमारा आ रहा है -1, 0 और 1, यही वैल्यू आएगी सर। क्लियर रेंज सर, एकदम से रेंज सर आप जो बता दे रहे हो एकदम समझ में आ जा रहा है, आ जाएगा बेटा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। आइए इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ क्या होने वाला है। सिग्नम फंक्शन है, ये हमारा कुछ x एक्सिस है, ये हमारी क्या है x एक्सिस है, और ये हमारी क्या है y एक्सिस है, ठीक है। तो अगर आप देखो 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 0 पे 0, तो हमारा 0 पे कुछ यहाँ है, 0 पे 0 वैल्यू, 0 पे 0, और अगर मैं x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -, x की वैल्यू निगेटिव, x की वैल्यू निगेटिव इस तरफ होगी ना, निगेटिव
ये तो जीरो है, और इस तरफ आएंगे तो x कैसा होता जाता है नेगेटिव। तो x नेगेटिव, जब भी मेरी x की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो y की वैल्यू कैसे आ रही है -1, तो y की वैल्यू कैसे आ रही है -1। तो x की वैल्यू जब मैं नेगेटिव रख रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं -1 रहा होगा, तो यहाँ पे आप वैल्यू दे रहा, यहाँ पे वैल्यू दे रहा, यहाँ पे वैल्यू -1 आती जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि सारी नेगेटिव वैल्यू पे वैल्यू कैसे आती जा रही है -1 आती जा रही है, सारी नेगेटिव पे हमारी -1 आ रही है, सारी पॉजिटिव वैल्यू पे, सारी पॉजिटिव वैल्यू पे हमारी वैल्यू कैसे आ रही है, सारी पॉजिटिव वैल्यू पे भैया हमारी वैल्यू 1 आती जा रही है, सारी पॉजिटिव वैल्यू पे हमारी वैल्यू कैसी आती जा रही है 1। अगर मैं सारी x की वैल्यू पॉजिटिव रखता जा रहा हूँ तो वैल्यू इसकी 1 ही आती जा रही है, देखिए 1 ही आती जा रही है, तो 1 पे ही जाता रहेगा। और x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव रख रहा हूँ तो सब पे कैसी वैल्यू आ रही है -1 आ रही है, -1 होती जा रही है। और x की वैल्यू 0 पे 0, तो इसी वजह से ये कैसा हो गया एक्सक्लूडिंग, और ये क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा, कुछ है नहीं, आप बस रेगुलर क्लासेस लीजिए, आप बस रेगुलर क्लासेस लीजिए, आपको सब समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होने वाला। तो आपने क्या देखा, आज हमने पढ़ा सम इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो कि हमारे 11th में भी था ये चीजें, लेकिन आपके 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे नहीं पढ़े थे इसी वजह से मैंने पढ़ा दिया, इसी वजह से मैंने इसकी लेक्चर बना दिया, ठीक है। तो टाइप ऑफ फंक्शन हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, जो कि हमारा लेक्चर 6 होने वाला है, ये लेक्चर 5 था। तो हमने क्या पढ़ा आज के फंक्शन में, सम इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसमें हमारा पहला क्या था, स्क्वायर रूट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, रिटर्न इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नल फंक्शन। अब आपको कभी भी इस टॉपिक से डर नहीं लगेगा, एकदम अच्छे से मैंने डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में, इनके बारे में स्टडी करा दी है। क्लियर है, चलिए हाँ सर क्लियर है। तो चलिए फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।